हेलो एवरीवन। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के फंक्शन एंड कोऑपरेटिविटी इफेक्ट देखा था कि कोऑपरेटिव इफेक्ट किस तरीके से होता है। बेसिकली हीमोग्लोबिन में हमारे पास टोटल 4 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है। अगर एक की बाइंडिंग इसलिए हो तो जैसे जैसे आगे फर्दर बाइंडिंग होती है तो वो इंक्रीज हो जाती है, उसकी जो कॉन्सेंट की वैल्यू होती है K1 K2 K3। देन उसके बाद जो है हमारे पास एक कर्व आता है। इस कर्व के अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पे जो है कर्व देखा था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन के बीच में। अब इसी टॉपिक को जो है आगे कंटिन्यू करते हुए हम इसमें देखेंगे एक इफेक्ट है, जिसे बोलते हैं बोहर इफेक्ट। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट एंड बोहर इफेक्ट, उसी ग्राफ को जो है हम दोबारा से आगे स्टडी करेंगे। अब देखो, जो हमने ये लास्ट टाइम वाले ये ग्राफ किया था, इस वाले ग्राफ में इस ग्राफ से देख के हमें क्या पता चलता है कि जो हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन है दोनों की जो है ऑलमोस्ट सिमिलर बाइंडिंग एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए हाई प्रेशर पे। कि अगर हम हाई प्रेशर बात करें दोनों की जो है सिमिलर बाइंडिंग कैपेसिटी है। लेकिन अगर हम बात करें लो प्रेशर पे, तो लो प्रेशर पे क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन है इसकी जो है काफ़ी पुअर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होगी एज कम्पेयर टू मायोग्लोबिन। जिसकी वजह से क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन को पास कर देगा जब उसको रिक्वायर होगी। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, जो ग्रेटेस्ट नीड है ऑक्सीजन की वो टिश्यू में, जहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और CO2 जो है प्रोड्यूस होती है। अब जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है वो क्या करेगी, लोअर कर देगी pH को। किस तरीके से, ये देखो CO2 आपके पास प्रोड्यूस होती है, ये वाटर के साथ कंबाइन होकर बना देगी कार्बोनिक एसिड HCO3 नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। एसिड फॉर्म हो रहा है, pH एसिड की क्या होती है, डिक्रीज pH होती है, तो इसकी वजह से क्या होगा, pH लोअर हो जाएगी। और हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीज्ड एसिडिटी की एसिडिटी इंक्रीज होगी, वो क्या करेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से जो ऑक्सीजन है उसके रिलीज को जो है फैसिलेट कर देगी। रिलीज जो है उसका ज़्यादा अच्छे से होगा। मतलब कि जो ऑक्सीजन एफिनिटी है अब हीमोग्लोबिन की वो क्या करेगी, वेरी करेगी pH के साथ। pH सेंसिटिव होगी हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी। अगर आपके पास pH जो है वो डिक्रीज होती है तो उसके साथ साथ उसकी जो ऑक्सीजन को बाइंड करने की टेंडेंसी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इस pH सेंसिटिविटी इफेक्ट को हम बोलते हैं बोहर इफेक्ट। pH सेंसिटिविटी इफेक्ट, इट इज़ नोन एज बोहर इफेक्ट। अब बोहर इफेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, वेरिएशन ऑफ ऑक्सीजन एफिनिटी विद द pH ऑफ द मीडियम। वेरिएशन का मतलब कि वो वेरी करेगी कि जैसे जैसे आपके पास मीडियम की pH वेरी करेगी उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन वेरिएशन एफिनिटी है उसकी वो भी वेरी करेगी। और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं बोहर इफेक्ट। ओके, देखो जैसे ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, मायोग्लोबिन के लिए क्या हुआ, हीमोग्लोबिन pH इज इक्वल टू 7.6, pH डिक्रीज हुई 6.8, तो जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को बाइंड करने की एफिनिटी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ओके, तो बोहर इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की फॉर ऑक्सीजन इट डिक्रीजेज विद डिक्रीजिंग pH। जैसे जैसे आपके पास pH डिक्रीज होगी हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन को बाइंड करने की एफिनिटी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ब्लड जो होता है हमारे पास वो बफर होता है, अगर डिक्रीज pH में जो है स्मॉल है उसका जो है उसके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, अब जो हमारे पास बोहर इफेक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में लंग्स से टिश्यू पे। और साथ के साथ ऑक्सीजन तो ट्रैवल करती है हीमोग्लोबिन की हेल्प से लंग से टिश्यू में, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जो CO2 जितनी भी प्रोड्यूस हो रही है टिश्यूज़ में वो सारी की सारी क्या होगी, वापस आएगी लंग्स के पास। तो जो CO2 प्रोड्यूस होगी मसल्स टिश्यू में वो सारी क्या होगी, डिफ्यूज़ होगी और इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। जो भी रिएक्शन लिखी थी मैंने पहले, इस तरीके से जो है ये वापस आ जाएगी लंग्स में। और इसके लिए जो इस रिएक्शन को फैसिलिटेट करेगा एंजाइम, उस एंजाइम को हम बोलते हैं जो यहाँ पे यूज़ होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करेगा, ये जो है CO2 को वापस लाने का काम करेगा इन द फॉर्म ऑफ HCO3 नेगेटिव लंग्स में दोबारा से, जहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगी, एक्सहेल हो जाएगी। ओके, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसमें जो हमने जैसे देखा था बेसिकली हमारे पास एक हीम ग्रुप होता है। हीम ग्रुप में क्या टोटल 4 नाइट्रोजन आइटम प्रेजेंट होती है। पायरोल रिंग की 5th पोजीशन जो है उस पर प्रोटीन चेन लगी होती है, बेसिकली हिस्टिडीन यूनिट। 6th जब उसकी पोजीशन है, 6th पोजीशन में जो है ऑक्सीजन बाइंड होती है। अब जो ऑक्सीजन है वो किस तरीके से बाइंड होंगी, बेसिकली जो है 3 वे है ऑक्सीजन के बाइंड होने के यहाँ पे।
नेचर ऑफ हीम ऑक्सीजन बाइंडिंग। डाइऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है या तो ये लीनियर अरेंजमेंट में भी बाइंड हो सकता है, लीनियर, ये आपके पास हीम ग्रुप है और इसके बाद ऐसे एक स्ट्रेट चेन में लग रहा है, इसे बोलेंगे हम लीनियर अरेंजमेंट। सेकंड जो वे है एंगुलर अरेंजमेंट, एंगुलर या फिर बैंड शेप जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इस तरीके से ये जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे एंगुलर होगी, नियर अबाउट 130 डिग्री का ये बॉन्ड एंगल होगा। एंड थर्ड वन इज साइड वे सिमेट्रिकल इंटरेक्शन। इस केस में क्या है, साइड वे ऐसे ऑक्सीजन इस तरीके से बाइंड होगी। अब अगर हम साइज़ देखें और कॉम्प्लेक्सिटी देखें हीमोग्लोबिन की भी और मायोग्लोबिन की भी, तो इतना इजी नहीं है इसके स्ट्रक्चर को जो है इलेक्ट्रॉनिक और स्ट्रक्चरल नेचर जो बॉन्डिंग है उसको एक्सप्लेन करना। एक्सरे स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि जो हीमोग्लोबिन है ये जो बाइंड करेगा ऑक्सीजन को वो बाइंड करता है इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर और बेंट ज्योमेट्री। और बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पे कितना है 130 डिग्री। और ये जो फैक्ट है इसका, इसको जो है स्ट्रक्चरल जो स्टडीज़ हम करते हैं इस मॉलिक्यूल की वो भी जो है सपोर्ट करती है कि जो हीम ग्रुप है उसके साथ जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग है वो जो है बेंट अरेंजमेंट में बाइंडिंग होगी विद द बॉन्ड एंगल ऑफ 130 डिग्री। ओके, तो सभी फैक्टर्स को देखते हुए एक्सरे स्टडी एंड स्ट्रक्चरल स्टडी को देखते हुए क्या पता चलता है कि इन तीनों में से जो वे है ऑक्सीजन को बाइंड करने का हीमोग्लोबिन में वो कौन सा होगा, एंगुलर बेंट वे होगा। अब यहाँ पे जो है हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन मायोग्लोबिन वाला टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट होता है। अब जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ये है बायोलॉजिकल रोल ऑफ, लास्ट ने सेकंड लास्ट कहूँगी इसको, इसके बाद अभी एक टॉपिक और है एल्कली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ये भी बहुत थ्योरेटिकल सा टॉपिक है पर इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स में इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कस द बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्कली मेटल्स या फिर डिस्कस द बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, आपने पहले भी स्टार्टिंग में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में भी हम पढ़ते हैं। सिर्फ आपको जो है बेसिकली इसमें है क्या, एल्कली मेटल जो हमारे पास 2 मेन यूज़ होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। एल्कली मेटल आइंस सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन। सिमिलर वे में एल्केलाइन अर्थ मेटल आयंस की बात करूं तो वो होते हैं हमारे पास मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव। मेनली जो है बायोलॉजिकल रोल जो है बायोलॉजिकल सिस्टम में ये 4 आयंस जो है 2 एल्कली मेटल और 2 एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, इनका यूज़ है। इन्हीं के हमें यूजेस पढ़ने हैं किस तरीके से जो है मेन इन्वॉल्व है बायोलॉजिकल सिस्टम में। ओके, अब ये जो चारों के चारों आयंस से अगर मैं बात करूँ केमिकली, तो केमिकली जो है इनका नेचर ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है चारों की ही डिफरेंट है। इनका जो बायोलॉजिकल सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी डिफरेंट वे में है। अगर हम बात करें फीचर्स की तो जो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है एंड कैल्शियम पॉजिटिव, पोटेशियम सॉरी मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड जो ये पोटेशियम आयन है ये प्रेजेंट होते हैं K पॉजिटिव and Mg2 positive, they are present in higher concentration inside the cell, present in higher concentration inside the cell. And sodium positive and calcium 2 positive की बात करें, they are present in higher concentration outside the cell. ओके, तो इनमें से जो है 2 आयंस जो है जिनकी कंसंट्रेशन हाई होती है इनसाइड द सेल और 2 हैं जिनकी जो कंसंट्रेशन हाई होती है वो होती है आउटसाइड द सेल। अब यहाँ पे जो है ये चारों के चारों, अगर हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम जो है एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है बोन्स का, साथ के साथ जो मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलीज है हार्मोन्स का उसकी भी जो है एक्टिविटी को ये इंक्रीज़ कर देते हैं। और अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है ATP जो होता है एनर्जी यूनिट, जिसे एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं सेल की, उसकी में जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। और सोडियम एंड पोटेशियम आयन की बात करें तो उनका जो ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किडनी में, कि कोई भी आपके पास हम बात करें कि इन दोनों आयंस की जो है प्रॉपर कंसंट्रेशन होनी चाहिए, सोडियम आयन की एंड पोटेशियम आयन की। अब जो सबसे पहले सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट, सोडियम आयन जो है वो हायर कंसंट्रेशन प्रेजेंट है और इन पोटेशियम भी सिमिलर वे में, कि जो पोटेशियम है आपके पास वो इनसाइड द सेल और सोडियम जो है वो आउटसाइड द सेल। अब अगर हम बात करें, दोनों ही एसेंशियल है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। सोडियम पॉजिटिव जो Na पॉजिटिव आयन है इसका जो रोल है सबसे पहले, इट इज़ अ मेन कॉम्पोनेंट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा।
मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ऐसे जो है आपको इनके 3 चार यूज जो है चारों के चारों आयंस के जो है यूज़ करने हैं। सेकेंड थिंग, इम्पोर्टेंट इन नर्व फंक्शनिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। थर्ड वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स, for the transport of ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स। मेम्ब्रेन के थ्रू जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें जो मेन आयन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा, सोडियम पॉजिटिव आयन। एंड नेक्स्ट यूज़ की बात करें, इट इज़ इम्पोर्टेंट इन एक्टिवेशन। कई सारे एंजाइम्स होते हैं जिनको एक्टिवेट करना पड़ता है, उसमें जो है Na पॉजिटिव आयन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इम्पोर्टेंट इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। ओके, सिमिलर वे में अगर आप के पॉजिटिव आयन की बात करें, के पॉजिटिव जो है रिक्वायर होते हैं तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है उसको फैसिलिटेट करता है। सेकेंड थिंग, प्रोटीन सिंथेसिस में और एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स में, जैसे Na पॉजिटिव आयन यूज होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है इन द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। ओके, मोस्टली जो एनिमल सेल्स है उसमें क्या होता है कि जो पोटेशियम आयन है उसकी जो हायर कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है इनसाइड द सेल, और सोडियम आयन की जो है लो कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर हम आउटसाइड द सेल बात करें, आउटसाइड द सेल क्या होगा, जो कंसंट्रेशन Na पॉजिटिव की हाई होगी और K पॉजिटिव की लो होगी। तो ये जो पोटेंशियल ग्रेड यहाँ पे बात करें, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब कि एक जगह पे कंसंट्रेशन हाई, दूसरी जगह पे लो कंसंट्रेशन, उसकी वजह से क्या होगा, जो ट्रांसपोर्ट है Na पॉजिटिव आयन का वो क्या होगा, फेवर्ड होगा। यहाँ पे Na पॉजिटिव आयन जो है वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बाहर ज़्यादा है और अंदर क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो है ट्रांसफ़र होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है वो इनसाइड में ज़्यादा है, तो उसका जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कहाँ से होगा, इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द सेल। और ये ट्रांसपोर्ट जो है करने के लिए बेसिकली कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी, और वो जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, एटीपी से। एटीपी प्रोवाइड एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। और एक मैकेनिज्म बेसिकली जो फॉलो हो रहा है इस प्रोसेस के लिए, इसको हम बोलते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो है इसके अंदर 3 Na पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्ट होगा आउट ऑफ द सेल एंड 2 K पॉजिटिव आयन इनटू द सेल। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक जो चार्ज है वो एक्स्ट्रा बाहर मूव करे। एक साइकिल में अगर हम बात करें, कंप्लीट साइकिल में, एंड ये तो 3 पॉजिटिव है और ये 2 पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव आयन जो है ज़्यादा बाहर मूव हो रहा है। इसीलिए जो सोडियम पोटेशियम पंप है इसको हम बोलते हैं दैट इट इज़ इलेक्ट्रोजेनिक इन नेचर। ओके, अब जो सोडियम एंड पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है या फिर जो पंप है, इसमें जो है एक हमारे पास एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज, शॉर्ट फॉर्म में एटीपीज। और ये जो एंजाइम है एक्टिवेटेड हो रहा है सोडियम एंड पोटेशियम आयन की हेल्प से, तो इसको जो है हम सोडियम पोटेशियम एटीपेज भी बोलते हैं। ये जो आयन है, ये जो एंजाइम है, बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ सोडियम पंप। की जो सोडियम पंप वर्क कर रहा है वो बेसिकली इस एंजाइम की वजह से, ये एंजाइम क्या कर रहा है, उसको एक्टिवेट कर रहा है। जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है, इट इज़ टाइटली बाउंड टू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से टाइटली बाउंड होगा। और जो बेसिकली एंजाइम्स चाहिए, रिक्वायर है इसकी एक्टिविटी के लिए, वो कौन से हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन, इसकी एक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए। ओके, अब हम जो है इसमें कई बार क्वेश्चन जो है इस तरीके से आता है कि
give the evidence for the Na positive K positive ATPase is an integral part of sodium potassium pump। कि जो हमारे पास ये सोडियम पोटेशियम पंप हो रहा है, इसका जो ये एंजाइम है ये एक इंटीग्रल पार्ट है, मतलब कि मेन पार्ट है कि इसी की वजह से हो रहा है। तो उसके लिए जो है हम क्या देखते हैं कि जब भी हमारे पास अगर हम एविडेंसेस की बात करें इसके लिए कि ये जो एंजाइम है इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट, तो एविडेंसेस के है सबसे फर्स्ट एविडेंस तो वो ये है कि ये जो एंजाइम है हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपेज इज़ प्रेजेंट, जहाँ पे भी Na पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव का जो है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा, कि जहाँ पे भी जिस भी जगह पे दोनों आयंस आपस में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वहाँ पे ये एंजाइम जो है प्रेजेंट है। एंजाइम प्रेजेंट है किस बात को प्रूफ कर रहा है कि ये जो है एंजाइम रिक्वायर्ड है या फिर इंटीग्रल पार्ट है इस सोडियम पोटेशियम पंप का। साथ के साथ एंजाइम भी और सोडियम पोटेशियम पंप भी दोनों के हैं, दे आर टाइटली एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टाइटली एसोसिएटेड सेकंड बात करें एविडेंस की कि एंजाइम भी और जो पोटेशियम पंप है सोडियम पोटेशियम पंप दे है सेम ओरिएंटेशन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, की दोनों की जो ओरिएंटेशन है वो भी क्या है सेम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर जो है Na पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव की कंसंट्रेशन वेरी करती है तो उससे क्या होगा, जो एटीपेज एंजाइम है इसकी जो एक्टिविटी है वो भी जो है इफेक्ट होती है, मतलब कि जो रेट है ट्रांसपोर्ट का वो भी क्या होगा, इसकी एंजाइम की कंसंट्रेशन आयंस की कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या है वो चेंज होगा। इसको जो है शॉर्ट वे में हम इस तरीके से भी कह सकते हैं बेसिकली कि आपके पास जो है देखो जैसे ये आपके पास कोई सेल है, सेल की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, बेसिकली एटीपी क्या करेगा यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी प्लस फॉस्फेट में। Na पॉजिटिव आयन बाहर की साइड मूव करेंगे और K पॉजिटिव आयन जो है इनसाइड द सेल मूव करेंगे। एक हमारे पास आयन होता है वेनेडियम +5। अब ये जो एंजाइम है हमारे पास वेनेडियम +5, अगर ये जो है अंदर प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के तो ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा इस पंप को, इनहिबिट फ्रॉम द इनसाइड, अंदर की साइड से जो है इनहिबिट करेगा। ओके और एक हमारे पास स्टीरॉइड्स होते हैं, बेसिकली ये जो है आउटसाइड से इनहिबिट करेंगे इसको। स्टीरॉइड्स का नाम है कार्डियोटोनिक स्टीरॉइड्स, इनहिबिट फ्रॉम आउटसाइड। ओके और जो बेसिकली सोडियम पोटेशियम पंप है इसमें क्या है, अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है। सबसे पहले जो मेन बेसिस है इसका वो ये कि जो आपके पास ये एंजाइम है सोडियम पोटेशियम एटीपेज, सबसे पहले जो है इसकी फॉस्फोरिलेशन होगी एटीपी के थ्रू, एंजाइम प्लस एटीपी मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, ये बन जाएगा फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी प्लस एडीपी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जो फर्स्ट रिएक्शन मैंने लिखी फॉस्फोराइलेशन, एंड सेकंड में हाइड्रोलिसिस होगी इसकी इन द प्रेजेंस ऑफ आयन पोटेशियम, और इसको बोलेंगे हम E + HPO4 2 नेगेटिव, इसको बोलेंगे डी फॉस्फोरिलेशन। इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या है, जो एटीपी मॉलिक्यूल है सबसे पहले क्या होगा वो फॉस्फोरिलेटेड होगा। इसमें जो बेसिकली हमारे पास Na पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन जो है दीज आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, और जो K पॉजिटिव है वो इम्पोर्टेंट है किसके लिए, डिसफॉस्फोरिलेशन के लिए। Na पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए, और K पॉजिटिव जो है वो है इम्पोर्टेंट किसके लिए, डिफॉस्फोरिलेशन के लिए। अब हमने स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था आपको कि रिएक्शन में क्या है 3 Na पॉजिटिव एंड 2 K पॉजिटिव जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। एक एटीपी मॉलिक्यूल की अगर हाइड्रोलिसिस होती है उससे क्या होगा 3 Na पॉजिटिव एंड 2 K पॉजिटिव एन का जो है ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ पे जो पंप है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है जनरेट करेगा, बिकॉज आयंस में जो है यहाँ पे डिफरेंस है साइज के आयंस के नंबर में। इसको ही सेकेंड में हम क्या कहते हैं कि जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है वो क्या है, इलेक्ट्रोजेनिक है नेचर में, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। बिकॉज इस केस में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है 3 Na पॉजिटिव एंड 2 K पॉजिटिव, मतलब कि इनसाइड द सेल क्या है 1 पॉजिटिव जो है एक्स्ट्रा और बाहर नेगेटिव, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोजेनिक, कि जो ये पंप है ये क्या होगा, इलेक्ट्रोजेनिक इन नेचर होगा।
क्यों? क्योंकि जो पंप है ये क्या कर रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयन को तो बाहर की साइड मूव कर रहे हैं, और जो अंदर मूव कर रहे हैं K पॉजिटिव आयन वो एक नंबर हमारे पास कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सेल की इंटीरियर है इसके अंदर क्या होगा, एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो एक्सटीरियर है सेल की वहाँ पे पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव बाहर आ रहे हैं, 2 पॉजिटिव अंदर जा रहे हैं, अंदर 1 पॉजिटिव कम है तो अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, और बाहर वाली जो लेयर है वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे जो चार्ज सेपरेशन हो रही है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसी की वजह से जो है बेसिकली यहाँ पे ट्रांसमिशन होगा नर्व सिग्नल्स का। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। ओके, तो ये तो था कि बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्कली मेटल्स। अब इसके बाद जो है आगे हम स्टडी करेंगे एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। सोडियम पोटेशियम पंप जो है इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन जो है, देखो इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है बायोलॉजिकल प्रोसेस में। स्केलेटल फॉर्मेशन, जो बोन्स होते हैं, टीथ होते हैं, हमारी बॉडी में शेल्स होते हैं, उसमें जो मेन आयन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, कैल्शियम। साथ के साथ अगर हम इसके फंक्शंस पढ़ें तो इसके जो फंक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट एक्ट एज अ मैसेंजर फॉर हार्मोनल एक्शन, कि मैसेंजर का वर्क करेगा कोई भी अगर बॉडी के अंदर हार्मोन्स के रिलेटेड एक्शन होना है। एक्ट एज अ ट्रिगर फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए उसकी भी जो स्पीड है उसको क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट है। एक्ट एज इनिशिएशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ओके, साथ के साथ इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से जो है 3-4 यूजेस जो है वो इन फंक्शन जो है इन सभी आयंस के वो जो है आपको लर्न होने चाहिए। अब अगर हम बात करें कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन की ट्रांसपोर्ट में, मसल्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन। बेसिकली क्या कर रहे हैं, सिग्नल को जो है ट्रिगर कर देगा कि मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करे, सिग्नल को इसको क्या करेगा, ट्रिगर कर देगा। अगर हम नॉर्मल स्टेट में बात करें तो जो कंसनट्रेशन है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में वो क्या है, काफ़ी लो है, बिकॉज जितने भी कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन मसल में वो क्या होगा, पंप होंगे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में, जिसको हम बोलते हैं एसआर। एसआर का मतलब है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि जितने भी आपके पास कंसंट्रेशन है कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन की इंट्रासेलुलर फ्लूइड में वो काफ़ी लो है, और उसका रीज़न क्या है कि जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन मसल्स में प्रेजेंट है उसको जो है पंप किया जाएगा किसमें, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ व्हीकल्स में, जिसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कंसंट्रेशन इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज लो बिकॉज all the calcium 2 positive ion in muscles is pumped into a complex network which is known as sarcoplasmic reticulum। जो कंसंट्रेशन है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में वो नियर अबाउट 10,000 टाइम्स जो है लेस होगी एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है, ओके। और जो इसकी जो मेंटेनेंस है लो कंसंट्रेशन की, मतलब कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर लो कंसंट्रेशन है कैल्शियम की, इसको जो मेंटेन है बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू जो मेंटेन करता है उसको हम बोलते हैं कैल्शियम पंप। कैल्शियम पंप क्या करेगा, लो कंसंट्रेशन जो है कैल्शियम की इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर उसको जो है मेंटेन करेगा बाय द हेल्प ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस, और उस बायोकेमिकल प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्शियम पंप। ओके, अगर हम इसका मैकेनिज्म देखिए, सबसे पहले इसमें भी वैसे ही होगा स्टेप। यहाँ पे कौन से आयंस रिस्पॉन्सिबल होंगे, बेसिकली कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, इसे कन्वर्ट कर देंगे ADP। आफ्टर दैट हाइड्रोलिसिस होगी इसकी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट आयन जो है वो है Mg2 पॉजिटिव E+ HPO4 2 नेगेटिव। साइकिल, एक साइकिल के जो एक हम बात करें, एक साइकिल में क्या होगा, बेसिकली 2 कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन जो है वो हाइड्रोलाइज होंगे, मतलब कि एक ATP मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस जो है हमारे पास 2 कैल्शियम आयन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ओके,
अब ये तो था बायोलॉजिकल रोल एल्किली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का। अब जो देखो नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जनरली ये जो टॉपिक है मैं आपको पहले क्लियरली बता रही हूँ, थोड़ा सा इसमें जो है बायोलॉजिकल टर्म्स का यूज़ ज़्यादा है। साइंस अगर हम बात करें नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को इस टॉपिक को समझने, क्योंकि इसमें एंजाइम्स वगैरह का काफ़ी ज़्यादा रोल है, तो इसमें जो है आप इस टॉपिक को जो है अभी यहाँ पे सिर्फ इस पार्ट पे जो है इंपॉर्टेंट मेन जितना है कि जैसे इंपॉर्टेंट है इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन क्या होता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। आप उसको जो है उतना लर्न कर सकते हैं। इसके टॉपिक में इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है यहाँ पर नहीं पूछा जाता। ओके तो मैं इस टॉपिक को आपको इंपॉर्टेंट जो करा रही हूँ, आप अगर वो कर लोगे तो वो भी जो आपके लिए सफिशिएंट है। अब सबसे पहले देखो मतलब क्या है इसका, नाइट्रोजन फिक्सेशन। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी की जो ग्रोथ है वो बेसिकली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, मिनरल्स के ऊपर, न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं। और इन सभी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, नाइट्रोजन है। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड है, अमीनो एसिड्स है, उन सभी में जो मेन असेंशियल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है वो क्या है, नाइट्रोजन। और अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर, काफ़ी रिच सोर्स है नाइट्रोजन का। हमारे एटमॉस्फेयर में नियर अबाउट 79% जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में N2। बट इस फॉर्म में क्या है, ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो है ये हमारे लिए कोई भी ये यूजलेस है, इसका यूज़ नहीं है। बिकॉज N2 मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, N ट्रिपल बॉन्ड N। और इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी क्या है, काफ़ी हाई है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये जो मॉलिक्यूल होगा इट इज़ ऑलमोस्ट इनर्ट, कोई भी केमिकल रिएक्टिविटी जो है शो नहीं करेगा। लेकिन अगर हमें नाइट्रोजन को यूज़ करना है ग्रोथ के लिए तो इसे जो है हमें कन्वर्ट करना होगा अदर फॉर्म्स में मतलब कि जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है इसको हम कन्वर्ट कर ले अमोनियम की फॉर्म में या फिर नाइट्रेट आयंस की फॉर्म में। ओके तो ये जो कन्वर्जन है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इनटू यूजफुल कंपाउंड्स, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सबसे पहले आपको इसके डिफाइन पता होनी चाहिए। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into useful compounds इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये इसके डिफाइन है कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, बिकॉज वहाँ पे उसका इनर्ट नेचर है। इनर्ट नेचर किस वजह से है कि मॉलिक्यूल्स के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो वो इनर्ट नेचर की होगी, तो उसको जो है यूजफुल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके जो नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली इन्वॉल्व है कि इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को जो है हम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करें। जैसे कि नाइट्रोजन जो है बेसिकली सोइल में या फिर ओशन में जो प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। इस साइकिल में क्या है कि बायोलॉजिकल सिस्टम से इस फॉर्म में नाइट्रोजन को लिया और इसकी जो है रिडक्शन करके इसे कन्वर्ट कर देंगे NH4 पॉजिटिव में। और रिडक्शन करना किसकी, नाइट्रेट की अमोनिया में। इस मेथड को जो ये प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नाइट्रोजन एसिमिलेशन अब क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन into organic compounds। कि इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड आपके पास प्रेजेंट है उसको जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना, उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। फिक्सेशन क्या था कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजफुल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना, और एसिमिलेशन क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे कि नाइट्रेट को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, अमोनियम में। ओके अब जो एनिमल्स होते हैं वो एक्सेस नाइट्रोजन को रिलीज़ करते हैं, रिड्यूस फॉर्म में करते हैं, या तो NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन की फॉर्म में या फिर यूरिया की फॉर्म में। जैसे आपके पास नाइट्रोजनस कंपाउंड हो, यूरिया हो, तो इस केस में क्या है, जो रिलीज़ है ड्यूरिंग लाइफ भी और आफ्टर डेथ भी, माइक्रोबायल डिकम्पोजिशन जो होती है इस केस में, कि जो रिलीज़ हो रहा है नाइट्रोजन का वो उनकी लाइफ साइकिल के दौरान भी होगा, और बाद में जो उनकी डेथ है, डेथ के बाद भी जो है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन जो है रिलीज़ होता है। अब कुछ बैक्टीरिया है
जो क्या है इसको कन्वर्ट कर देते हैं, NH4 पॉजिटिव है, इसको वापस से जो है ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर दे किसमें, नाइट्रेट में। कौन करेगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इनको हम बोलते हैं। एंड देन ये जो नाइट्रेट्स हैं वापिस से इनको रिड्यूस कर दे नाइट्रोजन में। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करें, देखो सबसे पहले हमने क्या करा, कन्वर्ट करा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन को अमोनियम की फॉर्म में, और ऐसे ही नाइट्रेट जो है इसको अमोनियम की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी है जो अमोनियम को वापस नाइट्रेट में और नाइट्रेट को वापस से मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, इनको हम बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और ये जो है इसको बोलेंगे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, तो अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड, बेसिकली जैसे कि अमोनिया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो है वो एसिड किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती बिकॉज उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन एटम जो है उसकी काफ़ी हाई बॉन्ड एनर्जी है, इसीलिए जो उसका नेचर है वो ऑलमोस्ट इनर्ट नेचर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसकी जो है फिक्सेशन कर देंगे। बेसिकली ये जो फिक्सेशन होते हैं दो प्रोसेस से होती है, इसके दो मेथड से करने के। एक तो हो गया बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंड वन इज ए बायोलॉजिकल या फिर इंडस्ट्रियल भी बोल देते हैं इसको, नाइट्रोजन फिक्सेशन और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें क्या है, रिडक्शन होगी नाइट्रोजन की अमोनिया में बायोलॉजिकल प्रोसेस की हेल्प से। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब कुछ ना कुछ एंजाइम्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो यहाँ पे जो है यूज़ होंगे। जैसे कि इसके लिए रिएक्शन लिखे N2 + 6H पॉजिटिव + 6 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स 2 NH3। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फिर से ATP से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। 16 ATP मॉलिक्यूल्स यूज होंगे। एक H पॉजिटिव आयन के लिए 2 ATP मॉलिक्यूल चाहिए, 8 H पॉजिटिव आयन है तो 16 और 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 NH3 + 16 ADP, ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड हाइड्रोजन। अब ये जो अमोनिया है इसे जो है फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं नाइट्रेट में या फिर नाइट्राइट में डायरेक्टली, और फिर यूज़ हो जाएगी किसमें, अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस में। ओके, अब ये जो रिएक्शन हो रही है बेसिकली एम्बिडेंट कंडीशंस में होगी, टेम्परेचर एंड प्रेशर की। जो मेनली बैक्टीरिया यूज़ होता है यहाँ पे वो कौन सा है, राइजोबिया बैक्टीरिया। इन नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे कि पी प्लांट होता है उसको बोलते हैं। ओके, तो रिएक्शन जो होगी एम्बिडेंट कंडीशंस में होगी, टेम्परेचर एंड प्रेशर की, राइजोबिया बैक्टीरिया, साथ में क्या है रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट की, उसके जो है इसमें रिएक्शन होगी। ओके, काफ़ी सारे बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। बेसिकली ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक तो हो गए फ्री लिविंग बैक्टीरिया, फर्स्ट वन इज फ्री लिविंग बैक्टीरिया, या फिर इसको हम बोलते हैं एसिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सेकेंड वन इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। फ्री लिविंग बैक्टीरिया का जो मोस्ट कॉमन यूज वाला एग्जांपल है वो है एजोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। ऐसे ही ये तो एरोबिक है। ऐसे ही अगर हम एनएरोबिक बैक्टीरिया की बात करें उसका नेम होता है क्लोस्ट्रीडियम पेस्ट्यूडेनियम। ये जो यूज़ नाइट्रोजन को फिक्स करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करेगा, और ये करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि इसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। ओके,
सेकेंड वन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ये जो नाइट्रोजन को फिक्स करेगा प्लांट्स की हेल्प के साथ, कि प्लांट की हेल्प लेके जो है नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करेगा। मेन जो एग्जांपल है इसका, ये गलत लग गया, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबिया, जो मैंने पीछे लिखा था, यूज़ करेगा किसके एसोसिएटेड होगा, किससे, नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, उसकी हेल्प से जो है बैक्टीरिया को जो है वो हेल्प करता है फिक्स करने में। और ठीक है, और सेकेंड एग्जांपल इसका लीचेंस, ये भी जो है यूज़ होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ओके, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो है बेसिकली फंडामेंटल रिक्वायरमेंट जो क्या है, सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमें चाहिए तो बैक्टीरियल एंजाइम, जिसको बोलेंगे नाइट्रोजिनेस। ये क्या करेगा, कैटेलाइज करेगा प्रोसेस को, फर्स्ट वन। सेकंड, कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट चाहिए जो रिडक्शन कराएगा, फॉर एग्जांपल फेरिडोक्सिन जो मेनली यूज़ होते हैं। इट वर्क्स एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का वर्क करेगा, जो मैंने रिएक्शन में लिखे थे ना 6 इलेक्ट्रॉन्स, वो कहाँ से आएंगे। ओके, थर्ड इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, वो क्या है, एटीपी। एंड फोर्थ चाहिए ऑक्सीजन फ्री कंडीशंस या फिर एनएरोबिक कंडीशंस भी बोल सकते हैं। अब जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, बेसिकली इसके अंदर 2 मेटलोप्रोटीन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज आयरन प्रोटीन, इसको हम बोलते हैं साथ में आयरन सल्फर प्रोटीन, क्योंकि इसमें जो है सल्फर भी यूज़ होता है। एंड सेकेंड वन इज मोलिबिडनम आयरन प्रोटीन या फिर मोलिबिडनम आयरन सल्फर प्रोटीन। ओके, तो नाइट्रोजिनेज क्या है, दीज आर द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन एंड मोलिबिडनम आयरन सल्फर प्रोटीन। इनकी जो एक्टिविटी होगी वो कपल करेगी, एटीपी हाइड्रोलिसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर काम करेगा फेरिडोक्सिन से, इस रिएक्शन को जो है कैरी आउट कराने के लिए। अब सबसे फर्स्ट बात करें आयरन सल्फर प्रोटीन की, मोलिकुलर वेट प्रोटीन, इसका जो है मोलिकुलर वेट नियर अबाउट 50,000 to 7,000 होगा, और इसको जो है एजोफेरिडोक्सिन भी बोलते हैं। काफ़ी सेंसिटिव येलो कलर का कॉम्प्लेक्स है ये। ओके, रिएक्शन लिखें इसके लिए, N2 + 8H पॉजिटिव + 8 इलेक्ट्रॉन्स, N2 को कन्वर्ट कर देंगे 2NH3 में + H2 में। एनर्जी यूज़ होगी 16 ATP मॉलिक्यूल, वो यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगी 16 ADP में, + 16 मॉलिक्यूल मिलेंगे फॉस्फेट के, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के। ओके, सेकेंड वन मोलिबिडनम आयरन सल्फर प्रोटीन, इसमें जो है मोलिबिडनम भी हो इन्वॉल्व है और मेटल आयरन भी इन्वॉल्व है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोलिबिडनम आयरन सल्फर प्रोटीन, या फिर जैसे इसका नाम एजोफेरिडोक्सिन है, इसको हम बोल देते हैं मोलिब्डो फेरिडोक्सिन। ये पहले वाला येलो कलर का है, ये ब्राउन कलर का एयर सेंसिटिव प्रोटीन है, और इसका जो वेट होता है मोलिकुलर वेट उससे हाई होगा, 2,20,000 to 2,40,000 नियर अबाउट। ओके, बेसिकली कौन कौन से होते हैं ये, फर्स्ट वन इज आयरन क्लस्टर प्रोटीन, इसके अंदर क्या होगा, टोटल 8 आयरन एंड 7 सल्फर सेंटर्स प्रेजेंट होंगे। सेकेंड वन इज आयरन मोलिबिडनम कोफैक्टर, इसके अंदर 7 आयरन 1 मोलिबिडनम मॉलिक्यूल एटम एंड 9 सल्फर क्लस्टर यूज होंगे। ओके, तो ये जो 2 हैं बेसिकली ये हमारे पास मेटल सेंटर जो है यहाँ पे यूज़ होते हैं। ओके, अब ये जो टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला, अगर जो है हम इतना टॉपिक भी कर ले तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन है इसमें से वो अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है फर्दर जो है इसमें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगी कि मैकेनिज्म जो है उन रिएक्शंस का कैसे होगा। इसके साथ ही यहाँ पे जो आपका ये चैप्टर है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।